अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सैंडमैन को देखते हैं, जो एक पार्क में उदास बैठा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन डेथ उससे मिलने आती है। सैंडमैन डेथ से कहता है कि मुझे अब अपनी सारी शक्ति वापस मिल गई है, लेकिन अब भी मैं खुश नहीं हूँ और अंदर से खाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे कैद किया गया था तब मैंने सोचा था कि आजाद होने पर मैं सभी लोगों से बदला लूंगा, लेकिन अभी तक मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। इस पर डेथ सैंडमैन को समझाते हुए कहती कि तुम्हें परेशान रहने के बजाय अपनी दुनिया को फिर से पहले जैसा करना चाहिए, जिसके बाद अब डेथ अपने काम पर निकल जाती है, जिसके साथ सैंडमैन भी जाता है। आप डेथ एक एक करके इंसानों के मौत के बाद उन्हें लेने जाती है, जिनमें बूढ़े लोगों से लेकर जवान और बच्चे भी शामिल होते हैं। इस दौरान सैंडमैन डेथ को बताता है कि जिन लोगों ने मुझे कैद किया था असल में वो तुम्हें कैद करना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं वहाँ कैद हो गया। इसी दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं कि डेथ और सैंडमैन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं, और फिर जाने से पहले डेथ सैंडमैन से कहती कि हम अनंत जीवों का काम बहुत मुश्किल होता है, लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनके चाहने वाले लोगों को उनसे छीन कर ले जाती हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। और इसी तरह हम अनंत जीवों को अपने अपने काम पूरे करने के लिए बनाया गया है, जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद सैंडमैन एक महल की तरफ जाने लगता है, जहाँ से सीन साल 1379 में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ सैंडमैन और डेथ एक शराब खाने में बैठे हुए थे, और तभी वहाँ दोनों गैडलिंग नाम के एक इंसान को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं कभी मरना नहीं चाहता और मेरे इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कभी नहीं मरूंगा। जो सुनकर सैंडमैन और डेथ गैडलिंग को अमर होने का वरदान दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों देखना चाहते थे कि आखिर कब तक गैडलिन अपनी जिंदगी से खुश रहता है, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि एक दिन गैडलिन अपनी जिंदगी से परेशान होकर भगवान से मौत की भीख मांगेगा। जिस दौरान फिर सैंडमैन गैडलिंग से कहता है कि अब से हम हर 100 साल बाद यहाँ एक दूसरे से मिलेंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अब से इन 100 साल आगे साल 1479 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ 100 साल पूरे होने पर सैंडमैन और गैडलिन फिर से इसी शराब खाने में मिलते हैं, जहाँ सैंडमैन देखता है कि गैडलिन अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। वहीं अब 1579 में जब सैंडमैन गैडलिन से मिलता है तो वो देखता है कि गैडलिन अब एक अमीर व्यापारी बन गया है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। जहाँ सैंडमैन को ये देखकर लगता है कि गैडलिन एक स्वार्थी इंसान है और इसीलिए उसे जिंदगी से काफी लगाव है। दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे से काफी बात करते हैं और फिर से 100 साल बाद एक दूसरे से यहीं पर मिलने का फैसला करते हैं। अब साल 1679 में जब दोनों उसी शराब खाने में मिलते हैं तो सैंडमैन देखता है कि गैडलिन अब एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका है, जहाँ गैडलिन ने अब शादी भी कर ली है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते तो वहाँ पास में ही बैठा एक आदमी उन दोनों की तस्वीर बना रहा होता है। अब अगली बार जब ये दोनों 1779 में एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें ढूंढते हुए जोआना की एक पूर्वज अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है और गैडलिन पर हमला कर देती है, और अब वो सैंडमैन से उसे भी अमर बनाने को कहती है, जैसे उसने गैडलिन को अमर बनाया था। लेकिन सैंडमैन जोआना की पूर्वज को अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। जो देखकर सैंडलिन को समझ आ जाता है कि सैंडमैन कोई आम इंसान नहीं है और सैंडमैन ने उसे अमर बनाया है। अब साल 1879 में जब फिर से एक बार दोनों मिलते तो गैडलिन सैंडमैन से कहता है कि तुम मुझसे हर 100 साल में मेरी जिंदगी के बारे में जानने के लिए नहीं मिलते हो, बल्कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम मुझसे मिलते हो। पर गैडलिन की ये बात सुनकर सैंडमैन गुस्सा हो जाता है और फिर वो गैडलिन से कहता है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, जिसकी बात सैंडमैन वहाँ से जाने लगता है। अब इसके जवाब में गैडलिन सैंडमैन से कहता है कि हर किसी को एक दोस्त की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं 100 साल बाद फिर से यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर अब देखते देखते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन सैंडमैन गैडलिन से मिलने नहीं आता, क्योंकि इतने सालों तक वो बर्गस के कैद में था। और अब इतने सालों बाद सैंडमैन गैडलिन से मिलने जाता है, जहाँ गैडलिन अब भी वहाँ पर सैंडमैन का इंतजार कर रहा था। दोनों अब एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और अब सैंडमैन गैडलिन को अपना दोस्त भी मान लेता है। अब अगले सीन में हम डिजायर को देखते हैं, जो किसी से कह रहा होता है कि अब सैंडमैन को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल चुकी है, लेकिन इससे हमारा प्लान बर्बाद हो गया है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 6 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में सैंडमैन रोज वॉकर नाम की किताब पढ़ रहा होता है, और अगले ही सीन में हम रोज को देखते हैं, जिसकी माता पिता का डिवोर्स हो चुका था, जो अब अपनी माँ के साथ न्यू जर्सी में शिफ्ट हो रही थी, जबकि उसका भाई जेड उसके पिता के साथ ही फ्लोरिडा में रहता है। इस वजह से रोज अपने छोटे भाई जेड से अलग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिजायर अपनी बहन डिस्पेयर को बताता है कि इंसानी दुनिया में एक सपनों का भंवर पाया गया है, जिसके इस्तेमाल से सपनों की दुनिया को खत्म किया जा सकता है। जिस पर डिस्पेयर डिजायर से कहती है कि सपनों
की दुनिया को कोई खत्म नहीं कर सकता क्योंकि सैंडमैन अब हमसे सबसे ज्यादा ताकतवर है। दरअसल डिजायर सैंडमैन से नफरत करता था और डिजायर की वजह से ही मौत के बजाय सैंडमैन रॉड्रिक के जेल में फंस गया था। जो सब डिजायर का ही प्लान था क्योंकि वो सपनों की दुनिया को खत्म करना चाहता था, लेकिन सैंडमैन के आजाद हो जाने के कारण उसका यह प्लान फेल हो गया था। पर अब भी वो सपने के भंवर की मदद से सपनों की दुनिया को खत्म कर सकता था। अब अगले सीन से हमें पता चलता है कि रोज की माँ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद रोज अपनी दोस्त लीटा के साथ रहती है। लीटा के हस्बैंड की भी अभी कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। रोज अब अपने भाई जेड को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद जेड को उसके परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था और रोज को पता नहीं था कि इस वक्त वो परिवार कहाँ रह रहा है। इसलिए जेड को ढूंढने के लिए रोज एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करती है, लेकिन उसकी फीस देने के लिए रोज के पास पैसे नहीं थे। उसे अब इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी और तभी एक दिन लीटा रोज को बताती है कि इंग्लैंड में रहने वाली एक बूढ़ी औरत रोज से मिलना चाहती है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, जिसके बदले में वो औरत रोज को हर दिन $250 देने के लिए तैयार है। अब क्योंकि रोज को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूसीन जब सपनों की दुनिया में जादुई जीवों का इंस्पेक्शन कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि कोरिंथियन के साथ साथ दो और जादुई जीव नाइटमेयर गोल्ड और फिडलर्स ग्रीन सपनों की दुनिया में भाग गए। साथ ही लूसीन को एबेल से पता चलता है कि इंसानी दुनिया में एक सपनों का भंवर बन गया है और वो सपनों का भंवर असल में रोज है। अब लूसीन जब सैंडमैन को इस बारे में बताती है तो सैंडमैन लूसीन से कहता है कि सपनों के भंवर की वजह से पूरी सपनों की दुनिया बर्बाद हो सकती है। इसलिए अब सैंडमैन मैथ्यू को रोज पर नजर रखने को कहता है। इधर इंग्लैंड में रोज जब लीटा के साथ इंग्लैंड जाकर उसी बूढ़ी औरत से मिलता है तो हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत दरअसल यूनिटी नाम की वही लड़की थी जिसे हमेशा नींद में रहने की बीमारी हो गई थी जब सैंडमैन को कैद किया गया था। यूनिटी यहाँ रोज को बताती है कि पिछले कई सालों से मैं गहरी नींद में चली गई थी और मैं सपनों की दुनिया में जीने लगी थी जहाँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन नींद से जागने पर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया जो तुम्हारी नानी थी जिसे बाद में किसी परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था और इस हिसाब से मैं तुम्हारी पर नानी हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीरियल किलर्स का एक ग्रुप एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने एक समारोह के बारे में बात कर रहे थे। जो सभी सीरियल किलर्स कोरियन के बहुत बड़े फैन थे और चाहते थे कि उनके इस समारोह में कोरियन भी आए, इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में मौजूद एक वेटर को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते, जैसा कि कोरियन लोगों को मारने के बाद करता है। दरअसल ये सब वो कोरियन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं, जिसके बाद कोरियन को न्यूज के जरिए इस बात का पता भी चल जाता है। वहीं इधर त्रिदेविया रोज के पास आती है जो रोज को चेतावनी देते हुए बताती कि तुम एक सपनों का भंवर हो, इसलिए तुम्हें कोरियन और सैंडमैन से खतरा है। जो इतना कहकर त्रिवेदिया वहाँ से गायब हो जाती है, पर रोज को त्रिदेवियों की बात का मतलब समझ नहीं आता। और अब कुछ देर बाद यूनिटी रोज को अपने पास बुलाकर कहती कि मुझे अब तुम्हारे भाई जेड से मिलना है, इसलिए यूनिटी रोज को कुछ पैसे देकर जेड को ढूंढने को कहती है और रोज भी इसके लिए मान जाती है। और फिर रोज जेड को ढूंढने के लिए लीटा के साथ फ्लोरिडा शहर चली जाती है और वहाँ जाकर वो एडॉप्शन डिपार्टमेंट की एक लेडी ऑफिसर से जेड के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर वो लेडी ऑफिसर रोज को बताती है कि रोज के पिता की मौत के बाद जेड को रोज के पिता की एक दोस्त की फैमिली ने गोद लिया है और तब से उनके साथ ही रह रहा है, जिसके बदले में उन लोगों को हर महीने जेड की परवरिश के लिए सरकार से पैसे मिलते हैं। लेकिन लेडी ऑफिसर यहाँ रोज को जेड का एड्रेस बताने से मना कर देती है क्योंकि अभी रोज की उम्र बहुत कम थी और वो जेड की देखभाल इस उम्र में अकेले नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद रात को जब रोज एक पार्टी में होती है तो कुछ गुंडे रोज पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद रोज भी उन गुंडों से लड़ने लगती है। तभी गिलबर्ट नाम का एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ आकर रोज की मदद करता है। और अब मैथ्यू जब ये सारी जानकारी जाकर लूसीन को बताता है कि रोज फ्लोरिडा में अपने भाई जेड को ढूंढ रही है तो लूसीन सपनों की डायरी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जेड सपनों की दुनिया और असली दुनिया से ही गायब है। अब अगले सीन में हम फिर से उसी सीरियल किलर्स के ग्रुप को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तभी कोरियन वहाँ उनसे मिलने आता है। अब कोरियन को देखकर वो सभी उसे अपने होने वाले समारोह में आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस इनविटेशन को कोरियन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो इस समारोह में अपने साथ एक मेहमान को लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ रात के समय रोज सपना देखते देखते सैंडमैन के महल में पहुंच जाती है, जहाँ लूसीन सैंडमैन से जेड के बारे में बात कर रही थी। अब ये सब सुनकर रोज लूसीन से अपने भाई जेड के बारे में पूछने लगती है और तभी अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो अपने पिता के दोस्त से बचकर भाग रहा
होता है, लेकिन उसके पिता का दोस्त रास्ते में जेड को पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 7 यहीं एंड हो जाती है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में जब रोज सैंडमैन से सवाल करती है कि वो इस वक्त कहाँ है, तो सैंडमैन जवाब देता है कि वो इस वक्त सपनों की दुनिया में है और वो एक सपनों का भंवर है, जिसकी मदद से वो सपनों की दुनिया में कहीं भी आ जा सकती है। इसके बाद सैंडमैन रोज से कहता है कि असली दुनिया में मैथ्यू एड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा, और साथ ही जेड को एक नाइटमेयर गोल्ड ने अपने काबू में कर रखा है। अब अगले सीन में हम गोल्ड को देखते हैं जो जेड के सपने में उसकी माँ के रूप में होती है, और सपने में वो जेड को सुपर हीरो बनाकर लोगों को बचाने का सपना दिखा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोज असली दुनिया में आती है तो वो मैथ्यू को देखती है जो उसके घर की खिड़की पर बैठा होता है। दूसरी तरफ जब रोज की दोस्त लीटा सो रही होती है तब सपनों की दुनिया में उसकी मुलाकात उसके मरे हुए पति से होती है, और सपनों की दुनिया में वो दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। अब लीटा की नींद से जागने पर रोज और लीटा जेड को ढूंढने और उसके मिसिंग पोस्टर लगाने के लिए अपने फ्लोरिडा के मकान मालिक के साथ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूसीन सैंडमैन को बताती है कि जिस दिन आपको कैद किया गया था उस दिन कई लोग स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का शिकार होकर गहरी नींद में चले गए थे, जिन लोगों में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बच पाई है जिसका नाम यूनिटी है। जिस दिन आप अपने कैद से आजाद हुए उसी दिन यूनिटी भी अपनी नींद से जाग गई। साथ ही लूसीन सैंडमैन को ये भी बताती है कि यूनिटी रोज और जेड की ग्रेट ग्रैंड मदर है। अब अगले सीन में हम कोरिंथियन को देखते हैं जो रोज को ढूंढते हुए फ्लोरिडा पहुंच जाता है, जहां वो रोज को सैंडमैन के दूध मैथ्यू के साथ देखकर घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। इसी बीच कोरिंथियन रोज के मकान मालिक से टकरा जाता है, और अब मकान मालिक से उसे पता चलता है कि रोज अपने भाई जेड को ढूंढ रही है। जिसके बाद रात को कोरिंथियन लेडी ऑफिसर के पास जाता है और उसे मारकर उसकी आंखें निकाल लेता है, और फिर वो वहां रखी जेड की फाइल में से उसके घर का एड्रेस पता कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रात के समय रोज सपनों की दुनिया में जेड को ढूंढने लगती है, और तभी वहाँ उसकी मुलाकात सैंडमैन से होती है, और अब वो दोनों भी सपनों की दुनिया में रोज और जेड के पुराने घर पर पहुंचते हैं। आप थोड़ी देर वहाँ जेड भी आ जाता है जो सपने में एक सुपर हीरो बना हुआ था। गोल्ड भी उसकी माँ के रूप में उसके साथ होती है, जो देख कर सैंडमैन सबके सामने गोल्ड का असली रूप लाता है, जिसकी बाद जेड रोज को पहचान लेता है। अब इसके बाद जेड रोज को बताता है कि वो न्यूलैंड शहर में अपने पिता के दोस्त के साथ रहता है। जीतने में ही जेड का सपना खत्म हो जाता है, और अब जागने पर वो रोज का नाम लिखकर चिल्लाने लगता है, जो देख कर जेड के पिता का दोस्त जेड को मारने के लिए अपनी बेल्ट निकालता है। जीतने में ही उनके घर पर कोरिंथियन आकर घर की डोरबेल बजाता है। अब जब जेड के पिता का दोस्त दरवाजा खोलता है तो अंदर आकर कोरिंथियन उसे जान से ही मार देता है, और फिर वो बेसमेंट में छुपे हुए जेड के पास जाता है और जेड से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन रोज ने भेजा है, जो सुनकर जेड बहुत खुश हो जाता है, और फिर कोरिंथियन जेड को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सपनों की दुनिया में गोल्ड सैंडमैन से कहती कि जेड को उसके परिवार वाले काफी टॉर्चर किया करते थे, इसलिए मैं जेड के सपने में आकर उसे खुश करने की कोशिश किया करती थी। दरअसल नाइटमेयर्स का काम लोगों को उनके सपनों में डराना होता है, लेकिन गोल्ड अपना काम सही से नहीं कर रही थी, इसलिए गुस्से में सैंडमैन गोल्ड को सपनों की दुनिया में कैद कर देता है। अब एपिसोड के आखिरी सीन में हम लीटा को देखते हैं जो अपने सपने में प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब वो अपनी नींद से जागती है तो वो सच में प्रेग्नेंट निकलती है। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो जेड को न्यूलैंड्स में ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि जेड को जिस परिवार ने गोद लिया था उनका किसी ने हत्या कर दिया, और जेड घर से गायब है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं जाने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।